हम्म। समझे क्या खेल आप? खेला हम समझ गए, पूरा खेला समझ गए। आप समझाते जाइए, अभी खेला तो देश समझ रहा है। हाँ आगे, हाँ आगे सुनिए। लेकिन एक मिनट, पहला जो एफआईआर था वो पूरी तरह से पुलिस ने जांच करके कह दिया कि नहीं ये फर्जी मामला है, ये आरोप गलत है। फिर दोबारा एनसीबी के भ्रष्ट हाँ अधिकारियों ने खेला शुरू किया, ये देखो हम दिखाते हैं, हम जो सीनियर हैं उसे हमें मालूम है कुछ नेतर हार्टियन भ्रष्टतम ऑफिसर जो है, भ्रष्टतम नेतर हार्टियन, वो भ्रष्टतम ने ये खेल किया है। हो गया। हम्म। और उसके बाद में इसमें और बड़े बड़े किस्से हैं, उसको तो छोड़ दीजिए। लेकिन मेन क्या है कि जब मामला हाईकोर्ट में आया, हाईकोर्ट में आया तो समीर वानखेड़े को विरोध करने के लिए सीबीआई एनसीबी किसको लेकर आए? एक सेकेंड जरा, देश के सॉलिसिटर जनरल। नीलेश जी, एक हमारे दर्शक लिख रहे हैं कुछ हाँ, नहीं होने वाला, तो मैं उनसे विनम्रता से यह अनुरोध करता हूं, कोई बात नहीं है, आप प्रतिक्रिया देने के लिए स्वतंत्र हैं, आपको कहना चाहिए। लेकिन अगर लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर आपको बहुत भरोसा नहीं है कुछ नहीं होने वाला है, तब भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि धैर्य रखिए, धैर्य से हर लड़ाई जीती जाती है, इतना परेशान मत होइए, होगा और जरूर होगा। इसी विश्वास से लड़ाई लड़ रहे हैं और इस केस को हम लोग यहां तक लेके पहुंच गए हैं, तो रूल ऑफ लॉ देश में है, भरोसा रखिए। जी बोलिए। नहीं, सुनो, देखिए, जीत किसी को लगता है कि इसमें कुछ नहीं होने वाला, उनके लिए दूसरे काम है, आप जाके आपके काम में लग जाइए, आपको इस केस में ध्यान देने की जरूरत नहीं है। जिसको लगता है कि भाई ठीक है, इतने बड़े एम्पायर के खिलाफ लड़ रहे हैं, इनका साथ देना चाहिए, वो वेलकम है। तो जिनको लगता है कुछ नहीं हो रहा है, तो उनके लिए क्या करेंगे हम? ठीक है, आप आपका जहां आपको इंपॉर्टेंट काम में फिर एनर्जी लगाइए ना, आप कहा ऐसे फालतू चीजों में आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, देखिए मत आप। चलिए कमिंग टू द पॉइंट। तो क्या है, अभी ये मामला कोर्ट में गया, कोर्ट में जाने के बाद में क्या हुआ, कैट के जुडिशियल बेंच ने ऑर्डर पास किया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, केंद्र सरकार के जो एम्प्लॉय है उनके जॉब से रिलेटेड, हाँ, तो उसके जॉब से रिलेटेड जितने डिस्प्यूट होते हैं तो उसके लिए एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज का एक बेंच होता है, तो उसमें एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस और एक उनके बेंच ने पूरा डिटेल ऑर्डर दिया कि किस तरह से गलत अनलॉफुल काम करके समीर वानखेड़े को गैर कानूनी तरीके से मुंबई से बाहर ट्रांसफर किया और कहा कि उनको रीएस्टेट करो वापस मुंबई में। हाँ, तो ये जो है ना, ये पूरा गेम था कि अगर और कुछ महीने समीर वानखेड़े साहब ये मामले में रह जाते तो ये बड़े बड़े लोगों को पैसे खाने का तो छोड़ दीजिए, वो तो नहीं जमता उनको, बड़े बड़े अधिकारियों को। उसके अलावा ये जो ड्रग माफिया है ना, ड्रग माफिया का पूरा मतलब सत्ता उनका जो है वो सब हिल जाता, पूरा बिखर जाता। तो फिर ये छोड़, तो फिर क्या शाहरुख खान पे, आर्यन खान पे क्या प्रेस एफआईआर होगा कि फर्जी रिपोर्ट? मैं आपको बहुत क्लियर करता हूं, देखिए बहुत क्लियर करता हूं, शाहरुख खान पे कोई एफआईआर नहीं होगा, उसके दो कारण है। शाहरुख खान के खिलाफ एफआईआर होने के लिए दो चीजें चाहिए, या तो समीर वानखेड़े साहब ने कंप्लेंट करना चाहिए कि ये मुझे ब्राइब दे रहा है करके, या तो शाहरुख खान ने एडमिट करना चाहिए कि हाँ मैंने दिया था, या तो तीसरा कंडीशन ऐसी है कि पूरा सीसीटीवी में पूरा रिकॉर्डिंग दिखना चाहिए कि हाँ दोनों की बातचीत हो रही, शाहरुख खान कह रहा है मेरे बेटे को बचा लो, मैं आपको पैसे देता हूं।
ये तीनों पॉसिबिलिटी है नहीं है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है शाहरुख खान और आर्यन खान पे एफआईआर होने की। मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो बात अब ये लगभग साबित हो गई, क्योंकि खुद शाहरुख खान ने डिनाई कर दिया है, खुद शाहरुख खान ने कहा है कि हमने ब्राइब करने की कोशिश नहीं की है, एफिडेविट पे है उनका। तो जब नहीं की है तो फिर कैसे इनको बदनाम किया गया, और क्या सीबीआई ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? कौन है वो लोग जो कहा कि समीर वानखेड़े ने पैसे खाए हैं, 30 करोड़ रुपए की उगाही की है, 50 लाख रुपए की पहली किस्त ली है, तो वो 50 लाख रुपए कहां से आए, कौन देने वाला था, कैसे अरेंज किया गया? और अगर ये नहीं हुआ तो ये जो बदनामी हुई है समीर वानखेड़े की, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल शाहरुख खान है या नहीं है, ये मेरा कहना है। नहीं, मैं क्लियर बोलता हूं, अगर 50 लाख रुपए कैश दिए रहते शाहरुख खान ने, तो 50 लाख रुपए कैश देने पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इंक्वायरी आती, 1 करोड़ रुपए तो फाइन लग जाता उनको, तो इनकम टैक्स ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। हाँ, तो फिर मैं बता क्या रहा हूं, ना इसमें शाहरुख खान के ऊपर कार्रवाई होगी, ना समीर वानखेड़े के खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन फिर भी वो खींचे जा रहे हैं कि अगर ये आदमी बच गया, वापस गलती से नारकोटिक्स बंबई में आ गया, तो फिर हमारी दुकानदारी बंद। बस यही सब कॉन्स्पिरेसी इसमें चल रही है, ऐसा मुझे प्राइमा फेसी जो भी मटेरियल है उसके बेस पे लग रहा है। अब आप जब कल आर्गुमेंट करेंगे तो आप ये, उसमें आपका ये तर्क होगा कि एक तो पहले तो ये जो भ्रष्टाचार वाला जो खेल एंगल है वो तो आ गया, दूसरा एंगल ये है कि इस पूरे का जो खेल हुआ है समीर वानखेड़े को फंसाने का, उसमें यह है कि जो बिग रैकेट है, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, डिनो मौर्य और इन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए इनके खिलाफ वीसीएस कैंपेन चलाया गया, इनको बदनाम किया गया, इनको ट्रांसफर करवाया गया। तो अब सवाल है कि सीबीआई ने इसका कॉग्निजेंस उस वक्त क्यों नहीं लिया जब सीबीआई के पास मटेरियल ऑन रिकॉर्ड थे? रिया चक्रवर्ती के खिलाफ, डिनो मौर्य के खिलाफ और आदित्य ठाकरे के खिलाफ मटेरियल ऑन रिकॉर्ड है, डिजिटल प्रूफ है, तो सीबीआई ने इसका संज्ञान क्यों नहीं लिया? आपका आर्गुमेंट ये भी होगा। आपने किसके किसके खिलाफ प्रोसिक्यूशन डिमांड किया है? नहीं, उसमें कल का जो पीआईएल का एक विषय है ना, उसमें पहला विषय यह है कि हमने तो क्लियर कहा, आपने शाहरुख खान को आरोपी क्यों नहीं बनाया बताओ, और आप पुलिस वालों पे कार्रवाई करो जिन्होंने, मुंबई पुलिस वालों ने समीर वानखेड़े को क्लीन चिट दिया है, उनको बोलने दो ना कि नहीं शाहरुख खान की गलती नहीं है और मुंबई पुलिस का भी सही है, बोलने दो उनको। ये सही है तो फिर समीर वानखेड़े आरोपी कैसा है? आप ये बताओ। ये है चेक एंड मेट, या तो राजा दो या तो रानी दो। मतलब आप दोनों तरफ से फंस गए हैं, ये खुद के जाल में खुद ही फंस गए। तो अब इसका मतलब है कि समीर वानखेड़े का जो भूत है वो इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, इनकी बलि लेकर रहेगा। अरे तुम एक बताओ यार, अगर कुछ तथ्य होता अब शाहरुख खान खुद को कैसे बचाएंगे सर? शाहरुख खान खुद को कैसे निकालेंगे इससे? अरे शाहरुख खान को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, उनका एक स्टेटमेंट काफी है, मैंने कोई पैसे दिया नहीं, विषय खत्म। समझे क्या? तो अगर तुमने नहीं दिया तो इसका मतलब ये प्रूफ हो गया ना कि भाई समीर वानखेड़े को हटाने के पीछे नवाब मलिक, उनका दामाद सलमान खान, अरबाज खान, आमिर खान, डिनो मौर्य, सूरज पंचोली, ये पूरा गैंग है। ये एस्टैब्लिश होगा कि नहीं होगा अदालत में? प्राइमा फैसी सुनिए, प्राइमा फैसी सबसे पहला आंसरेबल कोर्ट में पर्सन कौन है? एनसीबी और सीबीआई। तो वो अधिकारी को एफिडेविट देना है कि अभी हमने शाहरुख को आरोपी क्यों नहीं बनाया, वो बताओ। और अगर शाहरुख आरोपी नहीं है तो समीर वानखेड़े को आरोपी क्यों बनाया, वो बताओ।
समझे क्या? अच्छा, घूस मांगने वाले को आरोपी बना दिया, घूस देने वाले को केस में आरोपी ही नहीं बनाया, और घूस देने वाला कह रहा है हमने घूस दिया ही नहीं, हमारी ऐसी कोई बात हुई नहीं, और आरोप एग्जिस्ट कर गया। आरोप जिसके ऊपर लगाया उस पर स्टैंड कर गया। नहीं, ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना ऐसा इनका हाल हो गया। समीर वानखेड़े कह रहा है मैंने ब्राइब ली नहीं, शाहरुख खान कह रहा है मैंने ब्राइब दी नहीं, लेकिन ये कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े ने मांगी और शाहरुख खान ने दी। और अच्छा, इसका मतलब है कि आप एनसीबी के अधिकारियों को और सीबीआई के अधिकारियों को पहला पार्टी बनाने जा रहे हैं। ऑलरेडी पार्टी है, 3 साल से जवाब नहीं दे पा रहे, कॉपी सर्व कर चुके, आज तक जवाब नहीं दे पाए 3 साल से। क्या है कि उनको मतलब उसको क्या बोले, ये इस तरह से ऐसे फंस गए, उनको ना उगलते जम रहा है ना निगलते जम रहा है, इसमें डिले करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, ये प्राइमा वैसे दिख रहा है। तो कल जो चीफ जस्टिस के बेंच ने इसे कैसे ले लिया आपने बेंच में, और वो भी ग्रेड 1 पे सर? नहीं, वो आप छोड़ दीजिए, वो उनको लगा, आप उसको अप्रिशिएट कीजिए यार, उनको लगा ये मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं सर, मैं तो अप्रिशिएट कर रहा हूं, बस ठीक है मैं तो सिर्फ अपने दर्शकों को ये कंफर्म करना चाहता हूं कि न्याय में थोड़ी देरी जरूर हो रही है, लेकिन अंधेर होने नहीं देंगे, अंधेर होगा नहीं, और जो कल्प्रिट है वो कानून की किताब में लाए जाएंगे। तो कल की हियरिंग के लिए नीलेश जी आपको बहुत बहुत शुभकामना, और वो जो 2 सप्ताह का जो डेट मांगी है, जिनके मदर को हार्ट अटैक आया है, मैं हालांकि भगवान से प्रार्थना करता हूं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर की मदर को वो ठीक हो जाएं, और जहां भी हों वो स्वस्थ हों और स्वस्थ रहें, और ताकि वो जब आए अदालत में तो अच्छे आर्गुमेंट के साथ हैं, शुद्ध आर्गुमेंट के साथ हैं, और जरा फिर आपका जो आर्गुमेंट होगा उसके बाद तो खैर उनको जो भुगतना है वो भुगतेंगे ही, उनका भी प्रोसिक्यूशन लगता है अगली बार आपको मांगना पड़ेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी, आप दर्शकों का बहुत बहुत आभार। मैं आप दर्शकों से एक ही अपील करता हूं कि लड़ाई बड़े लोगों के खिलाफ है, कोई छोटे लोग नहीं है। यहां कई बार आपको लगेगा कि अब आप देखिए कि जो एजेंसीज है, नारकोटिक डिपार्टमेंट्स में एक ऑफिसर लड़ रहा है भ्रष्टाचारियों से, और उसी ऑफिसर को भ्रष्टाचारी डिक्लेयर करवा रहे हैं, उसको भ्रष्टाचार के आरोप में फंसा रहे हैं, ताकि जो बड़ा भ्रष्टाचार है जिस पर उस ऑफिसर की निगाह चली गई है और उसको वो पूरी तरह से निकाल लिया है, एक्सपोज कर दिया है उस भ्रष्टाचार को, उस ऑफिसर को किसी भी तरीके से इंप्लीकेट कर दो, उसको फंसा दो। तो लड़ाई आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हर साख पे उल्लू बैठा है, खाली पॉलिटिशियन नहीं है, खाली एजेंसी नहीं है, अदालतों में भी। ये पहली बार, ये अच्छी बात है कि मुंबई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसका संज्ञान लिया है, और मैं अनुरोध करता हूं कि अब न्यायाधीशों पर ही यह डिपेंड करता है कि भारत के आम नागरिकों का जो भरोसा है न्यायालय पर तभी बरकरार रहेगा जब न्यायाधीश इस तरह के दूध के दूध पानी के पानी वाले फैसले करें। हम उम्मीद करते हैं कि कल की सुनवाई अच्छी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।